Hello and welcome you all to this e-learning platform of पढ़ लो इंडिया and I am your physics mentor डिम्पल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक या चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल में कैसे मैग्नेटिज्म आता है। हमने मैग्नेटिज्म मैग्नेटोस्टैट्स पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है। या फिर हमने देखा था कि करंट कैरिंग कॉइल, अगर एक कॉइल है, ये ऐसे कॉइल है, उसके अंदर करंट जा रहा है आई, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने देखा था। ये सब हमने क्या देखा था मैग्नेटोस्टैट्स में। अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं मैटर में कैसे हमारा मैग्नेटिज्म होता है। तो मैग्नेट तो हम सब ने देखी है कि मैग्नेट में क्या होता है। एक मैग्नेट होती है हमारे पास, जैसे सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर हम कुछ भी आयरन की चीज रख दे तो वो क्या करती है, अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। ये सबसे पहले जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी ने गिफ्ट दिया था ये बार मैग्नेट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये उनके लिए बहुत ज्यादा ये आश्चर्यचकित बात थी कि ये क्यों मैग्नेट जो है वो आयरन वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सारी चीजों को। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि जैसे आयरन फिलिंग उन्होंने एक पेपर पे बिछा दी और उन्होंने वहां पर मैग्नेट रखी पेपर पे, तो ये देखा कि जो सारी आयरन फिलिंग है वो उसको अट्रैक्ट करने लगी। यहां से जो है वो उन्होंने बार मैग्नेट को या मैग्नेटिज्म को समझना शुरू किया। अब हम देखेंगे मैग्नेटिज्म में कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक तरीके से क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेटिक साउथ पोल है। अगर हमारा बार मैग्नेट जो है, जैसे हमने नहीं बताया कि ये हमारी क्या है, बार मैग्नेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली ऐसे हैंग करके फ्रीली छोड़ दूं तो ये बार मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी। अगर मैंने सपोज उसको घुमा के छोड़ दिया, मैंने क्या करा, इस बार मैग्नेट को यहां पर ऐसे टांग दिया और मैंने इसको किसी भी पोजीशन पे छोड़ दिया, लेकिन वो उस पोजीशन पे रेस्ट नहीं करेगी। ये आके कहां पर रेस्ट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ये क्या करेगी, रेस्ट करेगी। और हमारा अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ये देखो, ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक दूसरी बार मैग्नेट ली जिसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल। तो ये क्या करेगी, ये करेगी अट्रैक्ट। ये क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल। तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। लेकिन अगर वही लाइक पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल। जैसे अगर मेरी एक बार मैग्नेट है, उसमें यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ है, और मैं दूसरी बार मैग्नेट लेके आऊं जहां पर यहाँ पर साउथ और यहाँ पर है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी साउथ है, यहाँ पर भी साउथ है, तो दोनों क्या है, लाइक पोल हैं, जो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे चार्जेस में होता था, सेम चार्जेस होते थे तो अट्रैक्ट रिपेल करते थे, और अगर डिफरेंट चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है तो क्या करते थे, वो अट्रैक्ट। और एक बात ये कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। अगर मैं इस बार मैग्नेट को बीच से काट दूं तो आप ये कहोगे कि इस बार मैग्नेट में नॉर्थ रह गया और इसमें साउथ रह गया, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मैंने इसको काट दिया तो भी नॉर्थ साउथ बनेगा, दो मैग्नेट बनेगी जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों होगा। ऐसी कोई भी मैग्नेट नहीं होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल है या फिर सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल है। तो कोई भी एक पोल जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट मीन्स मोनो मीन्स वन। तो वन पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेटिज्म में। और मैग्नेट जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, आयरन की चीजों से, या फिर उनके जो अलॉयज है, आयरन के अलॉय जैसे कि Fe2O3 हो गया, ये सब जो है वो यहां से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट जो है वो बना सकते हैं। अब हमारी मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, जैसे फील्ड लाइंस है, इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि जैसे अगर सपोज एक बार है मैग्नेट है हमारे पास, यहाँ पे है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ये करती है कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ। जैसे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि अगर एक चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी।
बट यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और कहां पर जाती है, साउथ पोल में। मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले जाती है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट फील्ड के अंदर जैसे कैसे आती है, साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, यहां से गई और यहां से वापस। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है बाहर। आउटसाइड अगर हम बात करें, आउटसाइड बार मैग्नेट, तो ये कहां से जाती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो कहां से जाती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे कि हमने ये बोला कि नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर ऐसे, और अंदर कहां से जाती है, साउथ से नॉर्थ। तो अंदर कहां से जाती है, साउथ से नॉर्थ। अगर हमारी दो बार मैग्नेट हमारे पास हैं और दोनों के अनलाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो कैसे होंगी, यहां से नॉर्थ से लेकर साउथ तक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स जाएंगी। लेकिन अगर दोनों के लाइक पोल्स हैं साथ में, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी डू नॉट इंटरसेक्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो इंटरसेक्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है तो इसका अगर मैं टेंजेंट लूं तो मुझे क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बताएगी टेंजेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो मुझे क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कर दूं, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए यहां होगी और इसके लिए कहां होगी, टेंजेंट यहां की तरफ। तो मतलब एक पॉइंट पे, वन पॉइंट पे टू डिफरेंट डायरेक्शंस, टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो और एक क्या होता है कि जैसे ये बार मैग्नेट है, ये हमारा बार मैग्नेट है, यहां से जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और ये एक बार मैग्नेट है, अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है दो और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है एक। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो ज्यादा जो है वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो ये भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बताती है। ये हुई हमने देखी प्रॉपर्टीज किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हम देखते हैं जो बार मैग्नेट हम इतनी देर से कर रहे हैं कि बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का नाम कैसे आया, क्योंकि एक बार की तरह दिखता है, छोटा क्यूब बार की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, इक्विवेलेंट है किसके, सोलेनॉइड के। सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है, मतलब कि ये बार मैग्नेट जो है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि बहुत सारी जो कॉइल्स है, बहुत सारी कॉइल्स है जिसके अंदर करंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ये एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसका मतलब बार मैग्नेट और सोलेनॉइड जो वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। क्योंकि अगर मैं बार मैग्नेट के आगे मैं लेके आऊं निडल, अगर मैं यहाँ पर इसकी डिफ्लेक्शन देखूं तो इसकी डिफ्लेक्शन और इसकी डिफ्लेक्शन दोनों की जो है वो डिफ्लेक्शन सेम होगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं। यहां पर भी यहां से नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहां पर भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वन फेस ऑफ सोलेनॉइड से निकल के दूसरे फेस से आती है।
ऐसे यहाँ पर सेंटर में तो ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और बाहर कैसे होती है, ऐसे। तो वैसे ही जैसे कि बार मैग्नेट में होती है, वैसे ही सोलेनोइड में भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसी तरीके से होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बार मैग्नेट भी एक तरीके का सोलेनोइड है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो हैं उसके अंदर, जिसके अंदर करंट जो है वो पास कर रहा है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं कि बार मैग्नेट और हमारा सोलेनोइड जो वो कैसे इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमने कंसिडर करा सोलेनोइड, ठीक है, कंसिडर करा हमने सोलेनोइड जिसकी n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और उसकी हमने लेंथ मानी है 2l। क्या मानी है सोलेनोइड की लेंथ, 2l, और रेडियस a। तो ये 2l है हमारी लेंथ, यहां से लेकर यहां तक l है, और यहां से क्या है -l। मतलब अगर हम लेंथ ले तो यहां से लेके l है, और अगर हम डायमेंशन के साथ ले तो -l। तो हमने क्या करा, एक हमने इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P पर हमने निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे हम करते थे कि हमने क्या करा, जब हम किसी भी पॉइंट P पर, ये जैसे सपोज हमारा डाइपोल होता था, उसके एक्सियल पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, वहां से हम एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करते थे। अब हमने ये एरिया एलिमेंट कंसिडर करा, क्या, dx। तो हमने क्या कंसिडर करा, dx एरिया एलिमेंट। ये छोटे से dx एरिया एलिमेंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, वो हमने निकाला। वो हमने कैसे निकाला, बायोट-सावर्ट लॉ से। तो बायोट-सावर्ट लॉ हमें कहता है कि जो छोटा स्मॉल db होगा वो क्या होगा, μ0 n dx ia स्क्वायर पॉन, ये क्या है हमारा डिस्टेंस सेंटर से लेकर उस पॉइंट P तक r, सेंटर से लेकर उस पॉइंट P तक हमारा डिस्टेंस क्या है, r। तो हमें ये डिस्टेंस क्या निकालना है, dx का डिस्टेंस निकालना है। तो dx जो है वो x डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, o से, तो r माइनस x आया। ये जो डिस्टेंस होगा dx का स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा, r माइनस dx, r माइनस x, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस है हमारा r और ये है हमारा x। तो dx कहां पर है, r माइनस x पर। तो r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a क्या है उसकी, ये हाइट इसकी क्या है a, तो ये क्या होगा 2r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब इसमें क्या है, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो है l जो है वो बहुत ही ज्यादा, जो हमारा l है, जो लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, ये l जो है वो हमारी क्या है, सोलेनोइड, और a क्या है हमारा डिस्टेंस। तो हमारी r जो है वो भी बहुत बहुत बड़ा है l से, और r जो है वो a से भी बहुत बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम ये हमारा जो r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हम निग्लेक्ट करके हमारा क्या हो जाता है, x भी उसके सामने निग्लेक्ट हो जाएगा r के सामने, और a भी। तो हमारा जो ये आएगा r स्क्वायर हो जाएगा टू द पावर 3/2। तो इसका मतलब r क्यूब। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, r क्यूब। तो हमने क्या लिखा है डिनोमिनेटर में यहाँ पर r क्यूब। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, db इज इक्वल्स टू μ0 n dx ia स्क्वायर अपॉन, तो ये हमारा हुआ db। हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में r क्यूब आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। db को हमने जब इंटीग्रेट करा तो हमें क्या मिला, b। अब b इसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे μ0 n dx ia स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। और इंटीग्रेशन कहाँ होगा, पूरे लेंथ पे, तो माइनस l से लेकर l पे इंटीग्रेशन होगा। अब हमारा ये सब जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या है हमारा, 2r भी हमारा कांस्टेंट एक पर्टिकुलर लेंथ पे है, n i a स्क्वायर, ये सब हमारा क्या है कांस्टेंट, माइनस l से l dx। तो सिर्फ हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, dx को। तो dx एलिमेंट जो हमने इंटीग्रेट करा तो क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा, dx को इंटीग्रेट करने पे x माइनस l से l, तो क्या हो जाएगा, ये l प्लस l हो जाएगा, तो दैट इज 2l। तो μ0 n i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटू 2l। तो μ0 n i a स्क्वायर l अपॉन r क्यूब। अब अगर मैं हमारा यहां पर निकालूं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालूं, मैग्नेटिक मोमेंट, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होता है, I इंटू a,
आई इंटू ए मतलब करंट इंटू एरिया। अब टोटल करंट क्या होगा, एन, टोटल हमारा करंट क्या होगा, एन आई होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट रख देंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट रखने पे हमारा जो बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट 2m/4πr³। जो रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है वो क्या है हमारा ए, तो रेडियस ऑफ सोलेनॉइड यहाँ पर एरिया क्या आएगा पाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर पाई से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो पाई ए स्क्वायर हमारा एरिया निकल गया। एन आई क्या है हमारा, एन आई क्या है हमारा टोटल करंट। यहां पर क्या होगा टोटल करंट जो हमारा होगा वो क्या होगा एन आई एल, मतलब एन क्या था हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन इंटू एल क्या होगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट ये होगा हमारा टोटल करंट होगा। तो एन आई ए पाई ए स्क्वायर हमारा क्या होगा एम। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की को रखेंगे यहाँ पर तो हमारी क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m/4πr³। तो ये हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, और यही सेम जो आता है वो हमारा क्या होता है बार मैग्नेट के केस में। तो इसलिए दोनों जो है वो हमारा बार मैग्नेट और हमारा सोलेनॉइड जो है वो क्या है इक्विवेलेंट। अब हमारा जो हमने मैग्नेटिक डायपोल की बात करी, डायपोल क्या होता है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, यहाँ पर एक माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से। तो हम क्या बताते थे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। तो वैसे ही अगर मेरा हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो इसके बीच में अगर ये डिस्टेंस जो है वो सपोज इसका 2l है, तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक मोमेंट m लिखूं तो वो क्या होगी, अगर सपोज मैंने एक पोल की स्ट्रेंथ ले ली m और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2l, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m इंटू 2l। तो ये हमारा क्या है मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल का मतलब कि जहां पर दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हो। बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है क्या नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये जो लेंथ है ये जो हमने यहाँ पर 2l लिए इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको मैग्नेटिक लेंथ। तो ये है हमारा क्या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और ये जो है वो बहुत ही ज्यादा चीजें जो है वो सिमिलर होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल कैसे निकालते थे माइनस क्यू प्लस क्यू और डिस्टेंस क्या है बीच में उनका 2a, तो q इंटू 2a हमारा क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा m इंटू 2l। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो होती है नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। कहां से जाती है साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था माइनस क्यू टू पॉजिटिव क्यू, वैसे ही मैग्नेटिज्म में क्या होता है साउथ से नॉर्थ जो होती है हमारी क्या होती है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और इसकी एसआई यूनिट क्या है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या है एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि टॉर्क। अगर सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने क्या कर रख दिया मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, तो उस पे मेरा क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क क्या करता है रोटेट करता है किसी भी चीज को। टॉर्क जब एक्ट करता है तो उससे क्या होता है रोटेशन होती है। तो जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल रखा होगा तो उस पर क्या टॉर्क एक्ट करेगा वो हम निकालते हैं। सपोज हमारा जो टॉर्क है वो एक्ट करता है m क्रॉस b। ये हमने निकाला था मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि टॉर्क जो एक्ट करता है वो क्या करता है m क्रॉस b, यानी कि mb साइन थीटा। क्या करता है mb साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क है, ये क्या करता है इसको डिफ्लेक्शन देता है। ये टॉर्क क्या है डिफ्लेक्शन देता है। अगर हमने सपोज माना कि हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हमने माना टाउ है,
वो क्या होता है आई ओमेगा। आई ओमेगा का मतलब है कि हमारा आई, सपोज हमने ये लिया, और ओमेगा क्या होता है डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा एम क्रॉस बी होगा, या फिर एम बी साइन थीटा। तो क्या होगा हमारा आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर क्या होगा एम बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसके जो रिस्टोरिंग टॉर्क है हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तभी तो वो उसकी डिफ्लेक्शन को रिस्टोर करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस एम बी साइन थीटा। तो स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी तो हमारा स्मॉल थीटा के लिए हमारा जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आई डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा माइनस एम बी थीटा, माइनस एम बी थीटा, या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा माइनस एम बी बाय आई थीटा। मतलब हमारा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी बाय आई थीटा। तो ये हमारा क्या होगा एक, जैसे अगर हमारी जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है SHM, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा हमारा एम बी आई। अगर मैं उससे इक्वेट करूं SHM की इक्वेशन से तो हमारा ओमेगा स्क्वायर क्या होगा एम बी आई। तो हमारा ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो इसका मतलब टी होगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो दैट मीन्स मेरा ओमेगा की वैल्यू रखूंगी मैं 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आई बाय एम बी। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम टी स्क्वायर। ये क्या होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि किसकी वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। और अगर मैं निकालने की कोशिश करूं अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यू। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यू। तो यू क्या होगा हमारा अंडर रूट टाओ थीटा डी थीटा। तो हमारा टाओ क्या है एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मेरा यू क्या आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो उस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या जो स्टोर हुई है, ये क्या होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है मैग्नेटिक डाइपोल में, कहां पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। तो इसमें जो मैक्सिमम मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कब होगी एम बी, और वो कब होगी थीटा जब 180 डिग्री होगा। ये क्या है अनस्टेबल पोजीशन। क्या है ये अनस्टेबल पोजीशन। और दूसरी पोजीशन है हमारी, दूसरी क्या पोजीशन है मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी जब यू की वैल्यू होगी माइनस एम बी, जब थीटा क्या होगा मेरा 0 डिग्री का। ये सबसे क्या है स्टेबल पोजीशन। ये डाइपोल की क्या है सबसे स्टेबल पोजीशन होगी जब क्या होगा थीटा मेरा 0 होगा और मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस एम बी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम बी, जब हमारा थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा या फिर सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन होगी। तो ये मेरा क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी किसमें इन केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं यू इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी। कॉस थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं डॉट। तो इसका मतलब माइनस एम डॉट बी हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपैरिजन अगर मैं करूं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें क्या होता है जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है जहां हमारा अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई से। जहां पर भी
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे रिप्लेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड से। जहां पर हमारा P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किससे रिप्लेस होगा, M से, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में 1/ε होता है, मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट। डाइपोल मोमेंट P और यहाँ पर होता है M। इलेक्टोरियल फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, -P/4πε0r3, ये हमने निकाला था। वैसे ही सिमिलर तरीके से अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वो क्या होगा, μ0 m/4πr3। एक्सियल पॉइंट पे 2p/4πε0, इसमें देखो ये क्या है मेरा 2p/4πε0r3, तो 1/4πε0 तो मेरा हो गया μ0/4π। ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में μ0/4π। मेरा क्या है 2, यहां पर 2 आएगा, P की जगह मेरा आएगा M मैग्नेटिक फील्ड में, और r3 तो मेरा क्या रहेगा r3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड के केस में हो जाएगा μ0 m/4πr3, 2πr3, ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड में। वही सेम केस है, μ0 2m/4πr3। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का निकाल सकते हैं इन तीन चीजों को करके। 1/4πε0 जो होगा वो हो जाएगा μ0/4π, E जो है वो B से रिप्लेस हो जाएगा, P जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, M से। इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या होता था, P×E, यहाँ पर क्या है M×B, P की जगह M, E की जगह B, और यहाँ पर होता था पोटेंशियल एनर्जी P.E, यहाँ पर क्या है M.B। हम बात करते हैं गॉस लॉ की। हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था कि जब भी हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो गॉस लॉ के थ्रू हम क्या करते, गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे। उस गॉसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज होता था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ क्या कहता था कि फाई जो है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता था, Q/ε0, कि कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है अपॉन में ε0 टाइम्स वो होता था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। बट अगर मैं मैग्नेटिज्म में बात करूं, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या होगा, वो होगा फाई, वो भी क्या है हमारा फाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो फ्लक्स क्या होता है हमारा, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइंस है ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये हमारा एक एरिया एलिमेंट जो है वो पड़ा है इसके अंदर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये हमारा क्या है एरिया वेक्टर। और ये एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। तो मेरा जो फाई होगा वो क्या होगा, मेरा B.ΔS, ये क्या मेरा क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा B.ΔS या फिर B.ds, क्या है B.ds, क्या है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है B के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है कि अगर मैं एक क्लोज सरफेस कंसिडर करूं तो उस क्लोज सरफेस में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस, तो जो भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इन अ क्लोज सरफेस वो μ0 टाइम्स होगा हमारा क्या, उतना क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बट होता क्या है कि क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये हम इससे प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर सपोज मैंने कंसिडर किया क्लोज सरफेस, अब हमें यहां निकालना है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे जा रही है, तो जितनी एंटर कर रही है उतनी ही लीव कर रही है, तो मेरे इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब हर टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा इन एनी क्लोज्ड सरफेस। मतलब कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो उस पे हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमेशा 0 होगा। तो इसलिए हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स कहता है कि B.ds हमेशा 0 है,
ये क्या है हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स। ये क्या कहता है कि ये हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता, कहीं पर जा रहा है तो वो शायद खत्म ना होता, बट यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। जहां पर नॉर्थ पोल है वहां पर साउथ पोल होना जरूरी है। इसका मतलब जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वहां साउथ पोल में जाकर एंड भी करेगी। इसलिए टोटल अगर क्लोज सरफेस है तो उसमें नेट फ्लक्स जो है वो हमारा हमेशा क्या होगा, 0 ऑलवेज। ये हमारा ऑलवेज ट्रू होगा, इसलिए हमारा B.ds जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैट्स क्या कहता है कि B.ds हमेशा 0 है, या फिर मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। जैसे हमने बात करी कि जो हमारा अर्थ है वो भी एक तरीके से क्या है, मैग्नेट। तो पहले ये सोचा जाता था कि अर्थ के अंदर हमने एक बार मैग्नेट रखी हुई है, ये हमने एक बार मैग्नेट रखी हुई है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये हमारा पहले सोचा जाता था। एंशिएंट टाइम में क्या सोचा जाता था कि ये अर्थ के अंदर एक बहुत ही जाइंट बार मैग्नेट रखी हुई है। ये सोचा जाता था कि अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा जाइंट बार मैग्नेट रखी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा किस वजह से आता है, जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो आता है हमारा, जो अर्थ के कोर के अंदर लिक्विड आयरन है, मोल्टन आयरन है या फिर निकल है, उसके मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट की वजह से हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक कोई चार्ज है और वो रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वही चार्ज जो है वो मोशन में है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज इन मोशन क्या होता है, करंट ही तो होता है। करंट क्या होता है, व्हेन चार्ज मूविंग जब हो जाता है तो वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसलिए जब आयरन और निकल जो मोल्टन स्टेट में है अर्थ के कोर में, वो जब मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और उससे हमारे अर्थ का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, डायनामो इफेक्ट। इसको बोलते हैं हम क्या, डायनामो इफेक्ट, जिसकी वजह से ये जो है वो अर्थ के पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁵ टेस्ला होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की 10⁻⁵ टेस्ला। 10⁻⁵ टेस्ला होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो वैसे ही हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रिजेंबल करती है जैसे एक डाइपोल की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कि वो भी कहां से जाती है, नॉर्थ से साउथ। अब ये हम कंसिडर करते हैं, इसमें क्या है, ये जो हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। जो हमारा अर्थ का ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है वो हमारा है NG, और साउथ ये क्या है, SG, मतलब ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अगर मैं निडल को यहां रखूं ऐसे बार मैग्नेट को, तो साउथ पोल जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो होता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसको हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, NM। और हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और हमारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये दोनों इंक्लाइन नहीं है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ इंक्लाइन नहीं है। इनके बीच में एंगल जो है वो क्या है, 11.3 डिग्री का एंगल है। ये जो है वो टिल्टेड है। जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो अर्थ का, उससे 11.3 डिग्री पर ये क्या है, टिल्टेड है हमारा क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या है, 11.3 डिग्री पर रोटेटेड है। तो ये हमारा क्या होगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। इनके बीच में एंगल क्या होगा, 11.3 डिग्री का। तो ये जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़े टिल्टेड है एज कंपेयर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जाती हैं, यहाँ से साउथ से निकलती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, साउथ से निकलती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जैसे होता है, और जैसे कि ये सपोज बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ पोल से
साउथ पोल। लेकिन अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ के केस में होता है ये सपोज हमारी अर्थ है जिसमें ये है NM और ये है हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल, ये है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो हमारी अगर मैं बार मैग्नेट से इसको कंपेयर करूं तो हमारा जो जाना चाहिए था वो नॉर्थ से साउथ पोल जाने चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट यहाँ पर क्या जाती है, उल्टी जाती है, यहां से जाती है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ हमारी क्या जाती है, मैग्नेटिक। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूं कि एक बार मैग्नेट है जिसका यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, तो यहाँ से क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे जा रही है। ये जो है वो उल्टा होता है बार मैग्नेट के कंपेरेटिवली। यहाँ पर जो है वो साउथ पोल से नीचे से जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन जैसे हमारे बार मैग्नेट में कहां से जाती थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, बट यहाँ पर क्या होता है, साउथ मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ हमारी क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट रखा है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे रखा हुआ है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और डिप। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारा जो नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 11.3 डिग्री का। ये दोनों जो है वो एक एंगल पे रोटेटेड, थोड़ा टिल्टेड है हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो हमारा अब क्या आता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है। जैसे कि अगर सपोज ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाला जो प्लेन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ज्योग्राफिकल, ये NG है हमारा, ये SG है। इसका जो प्लेन होगा जो इन दोनों को जोड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये क्या है हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। वैसे ही जो हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल को जोड़ने वाला जो मेरा प्लेन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सपोज ये नॉर्थ पोल है हमारा और ये साउथ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाला जो प्लेन है, क्या है, जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल को जो जोड़ने वाला प्लेन है वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेक्लिनेशन की, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है कि जो हमारा जो नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है, जो हमारा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ और हमारा जो कंपास निडल है, जो हमारी कंपास निडल है उससे जो हमारा नॉर्थ आ रहा है, उसके बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है हमारा कि हमारा जो ट्रू नॉर्थ पोल है और जो कंपास निडल से जो हमारा नॉर्थ पोल आ रहा है उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या फिर एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है वो ज्यादा लैटिट्यूड्स पे ज्यादा होता है और इक्वेटर के पास जो है वो थोड़ा कम होता है, स्मॉल होता है इक्वेटर के पास और ज्यादा होता है हाई लैटिट्यूड्स पे। अब हमारा आता है एंगल ऑफ डिप, या फिर हम इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन जो है वो हमारा होता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो जो है वो अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जैसे कि सपोज ये हमारी एक निडल है, ये हमारी क्या है, निडल। ये हमारा क्या है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और सपोज ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल, क्या है हॉरिजॉन्टल किसका, अर्थ का सरफेस। ये अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल है और ये हमारी निडल या फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं आई या फिर इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल
ऑफ डिप, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर जो हॉरिजॉन्टल अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ आई। तो अगर मैं यहां पर इसको रिजॉल्व करूं, सपोज ये मेरा है बीई, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा अर्थ का, तो ये मेरा एंगल क्या होगा, ये मेरा होगा बीई कॉस, ये मेरा एंगल आई है, ये अर्थ का सरफेस है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो होता है एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो बीई कॉस आई ये होगा और बीई साइन आई ये होगा। तो इसका मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बीई कॉस आई, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, बीई साइन आई। तो इसका मतलब tan आई निकालूं तो tan आई क्या होगा, साइन आई अपॉन कॉस आई। यानी कि अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट बीई साइन आई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीई कॉस आई। तो tan आई क्या होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट या फिर बीवी अपॉन BH या फिर ZE अपॉन HE। तो अगर मैं एलिमेंट ऑफ अर्थ की बात करूं कि अगर मेरे को अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए मुझे 3 मैग्नेट एलिमेंट्स की जरूरत है। एक एलिमेंट तो है हमारा डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन क्या होता था, ट्रू नॉर्थ हमारा जो है और उसके बीच में एंगल, किसके बीच में, एंगल ट्रू नॉर्थ और हमारा कंपास निडल से जो नॉर्थ पता चल रहा है उसके बीच में एंगल, या फिर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता था हमारा, जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में और एंगल किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस, इसके बीच में एंगल। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें अर्थ का सरफेस का पता होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट जो है वो क्या बताते हैं, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बना सकते हैं, या मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करने से क्या क्या होता है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।